जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 वाटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वाटर इवापोरेशन का। तो वाटर इवापोरेशन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? तो जो हमारा लैंड है, यानी कि जो अर्थ का सरफेस है, वहाँ पर हर जगह अलग अलग तरह के हम लोगों को वाटर का सोर्स मिलता है। तो उस वाटर सोर्स पर जब सन का रेस पड़ता है तो वो हीट होने लगता है। हीट होने के बाद जितना भी वाटर है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर इवापोरेट होने लगता है। फिर वो ऊपर जाता है और कंडेंस होकर क्लाउड का फॉर्मेशन कर देता है। उस क्लाउड का फॉर्मेशन ही हम लोगों को इवापोरेशन, यानी इवापोरेशन से ही जो वाटर का क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है उसी को हम लोग वाटर का इवापोरेशन बोल रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वाटर साइकिल का। वाटर साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere and land is known as water cycle। तो जो वाटर रहता है वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है। फॉर्म चेंज करने का क्या मतलब हो गया? तो जैसे वो अभी लिक्विड में है तो लिक्विड से कन्वर्ट होके गैसियस फॉर्म में हो जा रहा है, फिर गैस से कन्वर्ट होके सॉलिड फॉर्म में हो जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। यहाँ पर ओशियंस का मतलब तो समुद्र हो गया, एटमॉस्फेयर का मतलब जो एयर हम लोग आसपास अपना देख रहे हैं, यानी कि जो वातावरण है वो, और लैंड का मतलब समझ ही रहे हैं, अर्थ सरफेस। तो देखो, जब ये लैंड सरफेस है, यहाँ से वाटर है, लिक्विड के फॉर्म में है, यहाँ पर वाटर है, फिर इवापोरेट हुआ तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि वो अपना फॉर्म चेंज करके गैसियस फॉर्म में चला गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है तो वापस से ये किस में बदल गया? तो लिक्विड में बदल गया। तो यहाँ पर जो वाटर है वो अपना फॉर्म को कॉन्टिन्यूअसली चेंज कर रहा है। तो इसी को प्रोसेस को हम लोग वाटर साइकिल बोल रहे हैं। प्रेसिपिटेशन हम लोगों को किसी भी फॉर्म में देखने को मिल सकता है, या तो वो स्लिट के फॉर्म में हो सकता है, हेल के फॉर्म में हो सकता है, या नॉर्मल रेन के भी फॉर्म में हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जब वाटर जो है वो अपना फॉर्म को चेंज कर रहा है बार बार और सर्कुलेट हो रहा है कहाँ पर? तो ओशियन में, ओशियन से फिर एटमॉस्फेयर पे, और एटमॉस्फेयर से फिर लैंड पे। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा वाटर साइकिल चल रहा है। तो देखो, जैसे यहाँ पर ये एक मेजर लेक है, मतलब जहाँ से रिवर का, और मतलब यहाँ माउंटेन से रिवर्स निकल के यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? लेक वाला एरिया हो गया। यहाँ से अब इवापोरेशन स्टार्ट हुआ। देखो, इवापोरेशन स्टार्ट हुआ का मतलब क्या? वाटर जो है इस पर जब हीट पड़ा तो ये इवापोरेट होने लगा, यानी कि भाप में बदलने लगा पानी। अब ये ऊपर गया तो देखो यहाँ कंडेंस हो रहा है, तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा है। कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद देखो ये क्लाउड का फॉर्मेशन कर दिया। अब जब क्लाउड फॉर्मेशन हो गया तो देखो यहाँ पर प्रिसिपिटेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी कि जितने भी रेन फॉल्स हैं वो आने लगे ज़मीन पर, मतलब प्रिसिपिटेट होने लगे वाटर जो है। अब हो गया ये हमारा। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? वाटर साइकिल बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे हम लोग, जब हम लोग वाटर के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग का दिमाग में क्या बात आता है? तो रिवर्स का ख्याल आता है, फिर वाटरफॉल्स का आता है, या फिर जो स्मॉल पिटर पैटर रेनफॉल होता है, यानी कि जो हल्की हल्की बारिश होती है, वो सब का ख्याल आता है हम लोगों को जब हम लोग वाटर के बारे में सोचते हैं। वाटर का एक मेजर सोर्स हमारा जब ध्यान में आता है तो वो है रिवर। देखो कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर कि मन कर अभी ही चले जाए। यहाँ पर कोई ले जा रहा है क्या? मुझे मुझे भी जाना है यहाँ पर। तो देखो, जैसे ये रिवर है तो ये कितना सुंदर लग रहा है, और जब हम लोग वाटर के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग में रिवर्स के बारे में भी आता है। तो ये देख रहे हैं हम लोग, जो हल्की हल्की बारिश हो रही है, देखने में कितना ही सुंदर दृश्य रहता है इसका। हल्की हल्की बारिश हो रही है ना, तो इसे भी हम लोग समझते हैं, अगर हम लोग का दिमाग में वाटर का नाम आता है तो वाटरफॉल। देखो वाटरफॉल का जो फॉर्मेशन, मतलब जैसे ये गिर रहा है कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। तो जब हम लोग सोचते हैं वाटर के बारे में तो वाटरफॉल का भी कंसेप्ट हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि वाटरफॉल होता तो कितना अच्छा रहता। तो देखो ये हो गया हमारा वाटरफॉल। अब आगे देखते हैं। हमारे पास पूरे वर्ल्ड में कुछ मेजर सीज़ हैं और कुछ मेजर ओशियंस हैं। तो सबसे पहले उसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे देखो यहाँ पर हमारा है ये इंडिया। तो इंडिया के आसपास वाला ओशियन कौन सा है? तो इंडियन ओशियन कहलाएगा। उसके पास हम लोग देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इसके बीच में जो ये ओशियन लाई कर रहा है ये है कौन सा? तो अटलांटिक ओशियन है ये पूरा, और ये एस शेप का रहता है। देखो, तो मतलब जहाँ से इक्वेटर क्रॉस कर रहा है उसके अपर वाला एरिया हो गया नॉर्थ अटलांटिक, नीचे वाला हो गया साउथ अटलांटिक ओशियन। उसके बाद यहाँ से हम लोग ये वाला और ये वाला जो देख रहे हैं
ये वाला जो मैं अभी पूरा कलर कर रही हूँ, ये वाला जो पूरा एरिया है ये कौन सा है, तो पैसिफिक ओशन के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये आर्कटिक ओशन है हमारा। इधर नीचे साइड देखेंगे तो ये सदर्न ओशन है हमारा। तो ये थे कुछ 5 मेजर ओशियंस जो हम लोगों को पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से ओशन हो गए 5 मेजर, तो इंडियन ओशन हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया, आर्कटिक ओशन हो गया। तो ये 5 टाइप के ओशन हो गए हमारे पास। इसमें से जो सबसे बड़ा ओशन है तो वो है पैसिफिक ओशन। जो पैसिफिक ओशन है ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन हमारा है। इसके बाद हम लोग कुछ लेक्स को देख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर मतलब सीज को देख लेते हैं। जैसे हम लोग को यहाँ पर ब्लैक सी देखने को मिल रहा है, इधर कैस्पियन सी देखने को मिल रहा है हम लोगों को, फिर इधर लेक विक्टोरिया देखने को मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ पर अमेज़न रिवर है, यहाँ पर हम लोगों को कैरेबियन सी देखने को मिल रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ 5 लेक्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो हम लोगों को अभी उतने डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ मेजर सीज जो था उसको हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर। अब हम लोग कुछ रिवर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मेजर रिवर फ्लो करती है ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर नाम की एक रिवर है। फिर उसके बाद हम लोग साउथ अमेरिका में देखेंगे तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है अमेज़न रिवर। अमेज़न रिवर जानते हैं हम लोग सबसे बिगेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। तो ये कुछ रिवर्स हम लोगों ने देख लिया। और भी बहुत सारी रिवर्स है, जैसे अगर इंडिया में बात करेंगे तो गंगा रिवर है, इधर ब्रह्मपुत्र रिवर है। फिर इधर हम लोग अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर मिसिसिपी रिवर है। तो ऐसे बहुत सारे रिवर्स हैं, हम लोगों को उतना नहीं जानना है, ठीक है। तो जो मेजर चीज़ है वो जानो बस, ठीक है, जितना एग्ज़ाम में अभी आ रहा है। चलो फिर अब दूसरे टॉपिक में देखते हैं अपना। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम। टेरेरियम क्या होता है, तो ये एक स्मॉल पॉट टाइप का रहता है जिसमें हम लोग छोटे छोटे प्लांट्स को रखते हैं। तो अर्थ को यहाँ टेरेरियम बोला जा रहा है। इसका रीज़न क्या है टेरेरियम बोलने का, तो देखो जो टेरेरियम रहता है उसमें एक प्लांट को रखा जाता है और वो प्लांट कहीं भी मतलब मूव नहीं करता है, वो अपनी ही जगह पर रहता है। इसी तरह जो हमारा अर्थ है वो भी, उस पर जो वाटर प्रेजेंट था मिलियंस ईयर अगो पे, वो वाटर आज भी प्रेजेंट है। क्योंकि वाटर जो था वो तो कहीं गया नहीं। हम लोगों ने देखा कि जो वाटर साइकिल का प्रोसेस है उस प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर इवापोरेट होकर क्लाउड बन रहा है वो वापस से प्रिसिपिटेट होकर अर्थ पे ही आ जा रहा है। इसलिए वाटर कहीं गया नहीं, वाटर यहीं पर है। तो टेरेरियम बोला जा रहा है हमारे अर्थ को। तो ये देखेंगे, ये हमारा टेरेरियम का इमेज है। तो देखो जैसे ये कवर किया हुआ है एक बाउल के अंदर, कि ऐसा ही एक टेरेरियम रहता है जिसमें प्लांट्स को रखा जाता है बेसिकली। तो हम लोग इसको किस कंसेप्ट में यूज़ किए हैं, तो अर्थ के कंसेप्ट में यूज़ किए हैं। क्योंकि देखो अर्थ जो है वो भी तो एक बाउल की तरह है, क्योंकि जितना भी वाटर यहाँ पर है आज भी यहीं पर है, इसीलिए हम लोग अर्थ को एक टेरेरियम बोल रहे हैं। सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। मतलब हम लोग जो सॉल्ट कंज्यूम करते हैं वो जो टेबल सॉल्ट रहता है, मतलब जिस चीज़ में हम लोगों का सॉल्ट का कंजम्पशन देखने को मिलता है, तो वो सॉल्ट कौन सा रहता है, तो सोडियम क्लोराइड रहता है। तो ये सॉल्ट जो है ये हम लोगों को ओशियन से मिल रहा है, यानी कि जो ओशियन है वहाँ से ही हम लोगों को ये सॉल्ट का प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है। क्योंकि जितना भी ओशन है वो सॉल्टी रहता है, सॉल्टी होने के कारण उसमें सॉल्ट मिला हुआ है तभी तो सॉल्टी है ना। तो वहाँ से हम लोग सॉल्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको अपने यूज़ में लाते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ के बारे में। हम लोग कब से देखते आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, तो फिर पूरा जो अर्थ है वो तो पूरा कम से कम 71% वाटर से ही कवर है। जब इतना ज़्यादा वाटर है हमारे पास तो फिर हमको इतना वाटर स्कैर्सिटी क्यों देखने को मिल रहा है। जैसे हम लोग आए दिन न्यूज़ में देख रहे हैं कि यहाँ पर अकाल पड़ गया, यहाँ पर सूखा आ गया है, फिर पानी की स्कैर्सिटी के वजह से बहुत सारे लोग का मर गए। तो ऐसा जो है हम लोगों को क्यों सुनने को मिल रहा है, जब मतलब पूरे अर्थ सरफेस पे इतना वाटर है ही। तो हम लोगों को देखना है पहले जो भी वाटर है वो क्या है, तो सलाइन वाटर है, यानी कि उसमें नमक मिला हुआ है और उसको हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ क्या चीज़ का काम आएगा, तो नींबू पानी पीने के काम आएगा। तो देखो जो सेलाइन वाटर है, तो हम लोग अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि वाटर में से नमक निकाल ले और फिर उसको यूज़ करें। तो अभी तक हो सकता है ऐसा, तो फिर टेक्नोलॉजी तो अभी जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, तो हो सकता है आगे वाले समय में हो ऐसा, तो फिर हम लोगों को वाटर स्कैर्सिटी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तो हम लोगों को ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना आप लोग। देखो जैसे ओशियन है,
ओशियन में 97.3% वाटर है, लेकिन वो सलाइन वाटर हो जाता है, यानी कि नमक मिला हुआ पानी हो जा रहा है। फिर आइस केप्स जो है उसमें 0.2 मतलब 02.0 वाटर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर ग्राउंड वाटर है उसमें 0.68 वाटर देखने को मिल रहा है। फ्रेश वाटर जो लेक्स में है, यानी कि जो लेक्स है उसमें 0.009% वाटर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फिर इनलैंड सी एंड सॉल्ट लेक, इसमें हम लोगों को 0.009% वाटर देखने को मिल रहा है। एटमॉस्फेयर पे हम लोग को 0.0019% वाटर देखने को मिला। इसी तरह के जो हमारा फ्रेश वाटर है तो उसका परसेंटेज दिया हुआ है, सबको मिला के 100% हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे फ्रेश वाटर हो गया, फिर एटमॉस्फेयर या रिवर्स हो गया, इसमें बहुत कम हम लोगों को वाटर देखने को मिल रहा है। इसी के वजह से हम लोगों को वाटर का स्कैसिटी हो रहा है, क्योंकि जितना मैक्सिमम वाटर जो है वो तो ओशियन में ही कवर हो जा रहा है। पूरा 97.3% वाटर सलाइन है, तो उसको छोड़ के जितना भी बचा कुचा हो गया, कितना बचा, तो मुश्किल से मुश्किल 3% ही बच रहा है। तो यही 3% जो है ये पूरे इतने वाले एरिया को कवर किए हुए हैं। तो इसमें सब पॉइंट पॉइंट में आ रहा है। इसी के वजह से हम लोग को वाटर का स्कैर्सिटी होता है, क्योंकि वाटर जो पीने के लिए वो तो सलाइन पड़ा हुआ है, पिए कैसे हम लोग। जब हम लोग ओशियन के बारे में सोच रहे हैं तो हम लोग के मन में ख्याल आता है कि जो ओशियन पे रेत रहता है, यानी जो सैंड रहता है, तो वो कितना अच्छा लगेगा, मतलब उस पर अगर हम लोग खाली पैर चलेंगे तो। फिर उसके बाद जो वहाँ पर साउंड आएगा वाटर वेव्स का, या फिर जो ओशियन का जो वाटर है आकर पैर में टकराएगा, तो वो सब का एक अलग ही अपना मज़ा रहता है। तो जो ओशियन का वाटर है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है हमारे सरफेस, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो है वो वाटर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। एयर जब वहाँ पर ब्लो कर रहा है तो एयर के वजह से जितना भी वाटर है वहाँ पर वो मूव ही करते रहता है कंटिन्यूसली, वो रुकता नहीं है। तो उसी मूवमेंट को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि इस मूवमेंट को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओशियन सर्कुलेशन का, यानी कि ओशन में जो भी सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशियन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, जो ओशियन है उसमें जो मूवमेंट हो रहा है वो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वेव्स, फिर है टाइड्स, फिर है करंट्स। यानी कि जितना भी ओशियन में हमारा मूवमेंट हो रहा है या सर्कुलेशन हो रहा है वो ब्रॉडली 3 में कैटेगराइज किया गया है, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। तो ये तीनों को हम लोग आगे डिटेल में देखते हैं कि ये क्या है और ये क्या कहना चाहता है, मतलब ओशियन से इसका रिलेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो भी ओशियन में मूवमेंट हो रहा है उसमें वेव्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो वेव्स कहते किसको हैं पहले वो समझते हैं। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternatively, they are called waves. देखो, जो भी हमारा वाटर सरफेस पे जो ओशियन, मतलब ओशियन में जो भी वाटर है वो अगर राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, यानी उठ रहा है और गिर रहा है एक के बाद एक, तो उसको हम लोग वेव में कंसिडर कर रहे हैं। वेव जो है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस टाइप का कंडीशन जनरेट हुआ है। अगर देखो बहुत ज़्यादा तेज़ से हवा चल रहा है तो वो वेव को बहुत ऊपर उठा देगा, और हवा वहाँ पर नॉर्मल चल रहा है तो वेव्स छोटा रहेगा। तो जो ओशियन वाटर में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हम लोगों को वो 3 रीज़न की वजह से यहाँ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट रीजन है अर्थक्वेक, फिर है वॉल्केनिक इरप्शन, फिर है अंडर वाटर लैंडस्लाइड। तो ये जो 3 तरह के हम लोगों को कंडीशन देखने को मिल रहा है, इससे ओशियन वाटर में डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है, यानी पानी जो है वो उथल पुथल हो जा रहा है। तो देखो, जैसे अगर कहीं अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक के वजह से जो भी सिस्मिक एक्टिविटी जनरेट हो रहा है उस एरिया में, जो भी सिस्मिक फोर्स लग रहा है वो ओशियन वाटर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। या फिर वॉल्केनो आया तो वॉल्केनो की वजह से वॉल्केनो जब इरप्ट होकर सरफेस पे गिर रहा है वहाँ पर, तो जो पानी है वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड किसको बोल रहे हैं, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी माउंटेन पे जो भी पत्थर वगैरह है वो सब स्लाइड कर जाता है तो उसको लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। तो ये अंडर वाटर हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो पानी है उसके अंदर कोई भी हम लोग को लैंडफॉर्म्स नहीं देखने को मिल रहा है, यानी पानी के अंदर भी तो लैंडफॉर्म्स है। तो मान लेते हैं पानी के अंदर कुछ मतलब पत्थर है या फिर कुछ माउंटेन ही है वहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी माउंटेन में एक्टिविटी देखने को मिल रहा है वहाँ पर अगर पत्थर सब नीचे गिरने लगता है तो उसी को हम लोग अंडर वाटर लैंडस्लाइड बोल रहे हैं। तो ये अगर ह्यूज एरिया में हुआ तो फिर डिस्ट्रक्शन तो होगा ही वहाँ पर।
अब जो वेव्स है वो जनरेट हो रहा है। अब वेव्स तो हवा की वजह से जनरेट हो रहा है, तो इसी में अगर हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रहा है और बहुत ऊंचा वेव को उठाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। यानी कि ह्यूज टाइडल वेव्स आर कॉल्ड सुनामी। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए वेव किसे बोलते हैं और सुनामी किसे बोलते हैं। यानी कि वेव जो है वो ओशियन वाटर का राइज और फॉल है, मतलब एक के बाद एक जैसे भी राइज और फॉल हो रहा है, ऐसे उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है, फिर उठ रहा है नीचे गिर रहा है, तो इसको हम लोग वेव्स बोल रहे हैं। और यही वेव्स अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठ गया तो उसको हम लोग सुनामी बोलेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक पॉइंट है हमारा, इंदिरा पॉइंट नाम है उसका। वो इंदिरा पॉइंट हम लोग जानते हैं सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का। तो उस इंदिरा पॉइंट मतलब वहाँ जब सुनामी आया था तो वो इंदिरा पॉइंट पूरा कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था वाटर के अंदर, यानी पूरी तरह से डूब गया था 2004 का सुनामी में, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो जो सुनामी है वो ह्यूज डिस्ट्रक्शन लेके आता है। इसके वजह से कहीं जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पर अगर हिट करता है तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है सुनामी की वजह से। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो वेव्स है वो कैसे आ रहा है। देखो जैसा हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर इमेज में, तो ये वेव्स का जनरेशन हो रहा है। अब यही वेव बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग सुनामी बोल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूज डिस्ट्रक्शन लेके आता है कोस्टल एरियाज पे। तो ये वेव हो गया हमारा। टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओशन वाटर है उसका एक रिदम में ऊपर जाना और नीचे आना, जो कि एक दिन में ट्वाइस बार हो रहा है, यानी कि ट्वाइस इन अ डे हो रहा है। रिदमिक राइज एंड फॉल का मतलब क्या होता है कि जैसे एक बार ये टाइड उठा उतना ही ये नीचे भी जाएगा, फिर उसके बाद इतना उठेगा और फिर उतना नीचे जाएगा। तो ये एक रिदम में चलना, यानी कि एक क्रम में जब वो पानी ओशन का उठ भी रहा है और नीचे गिर भी रहा है, तो उसको हम लोग ओशनिक टाइड्स बोलते हैं या टाइड्स बोला जाता है। तो टाइड जो रहता है वो जितना ऊपर जाएगा, मतलब दो तरह का टाइड आएगा, एक हाई टाइड आएगा एक लो टाइड आएगा। हाई टाइड तब आता है कि जब जो ओशियन वाटर है अपना पूरा हाईएस्ट लेवल पे ऊपर जाए, और लो टाइड आ गया कि मतलब उतना ऊपर नहीं जाएगा। तो ये हाई टाइड और लो टाइड हो गया। टाइड्स आर जनरली ऑफ टू टाइप्स, मतलब जो टाइड रहता है वो दो तरह का रहता है, एक रहता है नीप टाइड और एक रहता है स्प्रिंग टाइड। यानी कि जो हम लोग टाइड देखते हैं ओशन वाटर में वो दो तरह से टाइड आता है, मतलब एक नीप टाइड हम लोग को बोला जाता है और एक जो है वो स्प्रिंग टाइड बोला जा रहा है। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि जो टाइड्स रहता है इसका जनरेशन कैसे होता है, मतलब कि जो टाइड है वो आ कैसे रहता है, इसका काउज क्या है टाइड आने का। तो the strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides। मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल रहता है, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशन है, फिर मून का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और सन का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो तीनों का ग्रेविटेशन फोर्स अलग अलग है। तो ये तीनों से जो ग्रेविटी मतलब एक्सर्ट हो रहा है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है एक दूसरे के द्वारा, जैसे हम लोग मानते हैं यहाँ पर सन है, इधर मून है, इधर अर्थ है, तो ये जो तीनों एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, यानी कुछ कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा जिसकी वजह से वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो अर्थ का ओशियन वाटर है वो उठने लगता है, और उसी को हम लोग मतलब टाइड आने का सिम्टम्स बोलते हैं। मतलब टाइड उससे जनरेट हो रहा है ग्रेविटी के कारण, जो अर्थ और सन और मून एक दूसरे पर लगा रहा है। अब समझते हैं नीप टाइड क्या होता है। तो when the moon is in its first और लास्ट क्वार्टर, मतलब जब मून जो है वो फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में रहता है, तो उस समय में जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है मून के द्वारा उसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा सन है, ये हो गया अर्थ। क्वार्टर का मतलब हो गया कि हम लोग सब जानते हैं कि जो मून है वो अर्थ का सर मतलब चक्कर लगा रहा है। जब चक्कर लगाते लगाते वो किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर वाले टाइम पे चला जाएगा, यानी कि जो मून है वो या तो यहाँ पर रहेगा या तो यहाँ पर रहेगा। तो ये वाला क्वार्टर वाला टाइम हो गया। तो इस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। अभी हम लोग समझते हैं जैसे मून इस एरिया में है, तो यहाँ से वो कुछ अपना प्रेशर लगा के यहाँ पर से जो है वो वाटर उठाएगा, और सन से इधर ग्रेविटी लग रहा है तो वो कुछ इधर से वाटर उठाएगा। तो इस टाइम में जो ओशनिक वाटर राइज हो रहा है और फॉल हो रहा है, इसी को हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। अब देखते हैं स्प्रिंग टाइड क्या होता है। तो ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द मून
the sun and the earth are in the same line and the tides are highest, these tides are called spring tides. तो ऐसा टाइम जबकि या तो फुल मून का टाइम रहे या न्यू मून का टाइम रहे, यानी पूर्णिमा का वक्त हो या अमावस्या का वक्त हो, उस टाइम पे जो सन रहता है वो, और जो मून रहता है वो, और जो अर्थ रहता है वो, तीनों एक ही लाइन में रहता है। और इस टाइम में जो ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है वो एक ही साइड से जनरेट हो रहा है, यानी कि इस साइड से सन भी एक्सर्ट कर रहा है अपना ग्रेविटी को, इधर मून भी टान रहा है। तो जब दोनों एक तरह से टान रहे हैं तो इस टाइम में सबसे हाईएस्ट टाइड जो है वो क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ बताओ तो कौन जीतेगा, ये वाला जीतेगा ये वाला जीतेगा, जल्दी से बताओ। तो जाहिर सा बात है ये जो है यही जीतेगा। क्यों जीतेगा भाई? क्योंकि यहाँ पर 4 लोग मिलकर टान रहे हैं और ये बेचारा अकेला है, तो ये हार जाएगा। तो ऐसा ही सेम हम लोगों को नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड का कंडीशन में भी देखने को मिलता है। देखो, जो नीप टाइड का कंडीशन रहता है वहाँ पर सन इधर है, अर्थ यहाँ पर है, यानी कि ये अर्थ है, और मून यहाँ पर है। तो जो ये सन है ये अपना अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और ये मून अपना अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो टाइड आ रहा है वो लो टाइड आ रहा है। लेकिन स्प्रिंग टाइड का कंडीशन में क्या होता है, स्प्रिंग टाइड में सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है और अर्थ यहाँ पर है। तो ये मून और सन जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में इसको टान रहा है। तो इस जाहिर सा बात है इस टाइम में जो टाइड आएगा वो सबसे हाईएस्ट टाइड आता है। ये है नीप टाइड का कंडीशन, यानी कि यहाँ पर सन है, इसके सीधा में एकदम यहाँ पर अर्थ रहेगा और इसी के ऊपर यहाँ पर मून रहेगा। यानी कि देखो एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो जब भी मतलब ऐसा कंडीशन बने कि 90 डिग्री पर जो हो सन मून और अर्थ का कंडीशन हो, हम लोग जानते हैं कि जो मून रहता है वो अर्थ का चक्कर लगाते रहता है, यानी कि अर्थ से रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ से फिर ऐसे फिर ऐसे। तो ऐसे जब रिवॉल्व कर रहा है तो वही रिवॉल्यूशन के कारण जब ये ऊपर में आ जाएगा, यानी कि 90 डिग्री वाला कंडीशन में आ जाएगा, तो इस टाइम पे जो भी टाइड आता है उस टाइम को हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। देखो ये टाइड यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ ओशन वाटर ऐसे इवॉल्व हो गया है, इधर ओशन वाटर ऐसे इवॉल्व हो गया है। तो इसी को मतलब ऊपर उठ रहा है, क्योंकि इधर से अर्थ भी कुछ अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और मून भी कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। लेकिन इस टाइम में जो टाइड आता है, यानी कि नीप टाइड के समय में, ये टाइड थोड़ा लोवेस्ट टाइड रहता है। यानी कि देखो ये अपना इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो टाइड कम आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर मान लो आप लोग कभी टग ऑफ वॉर वाला आप लोग गेम खेले हो, तो अगर आप लोग एक ही डायरेक्शन में टानोगे तो वहाँ पर ज़्यादा ज़ोर से मतलब टनाएगा, लेकिन अगर आप लोग अपोजिट डायरेक्शन में टान रहे हो तो कम टनाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो नीप टाइड जब रहता है तो यहाँ पर लो टाइड आता है, क्योंकि इधर का अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इधर से अलग ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। जब सन मून और अर्थ एक 90 डिग्री पर रहे और तीनों अपना अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, तो समझ गए, इसको हम लोग नीप टाइड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्प्रिंग टाइड किसको बोलते हैं। तो देखो सन यहाँ है, मून यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तीनों एकदम स्ट्रेट लाइन में है। यानी कि अर्थ मून और सन जब स्ट्रेट लाइन में रहता है, इस टाइम में जब टाइड आता है, इस टाइड को हम लोग स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। तो देखो हम लोग बोले ना अभी मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, तो ये रिवॉल्व करके जब यहाँ आएगा तो भी ये स्प्रिंग टाइड का ही कंडीशन बनाएगा। जैसे देखो यहाँ पर अर्थ, यहाँ पर सन और मून अब इधर आ गया, तो भी ये क्या बन रहा है, स्प्रिंग टाइड का ही कंडीशन बन रहा है। तो अब देखो यहाँ पर ये तीनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो मून है और जो सन है वो तीनों मतलब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि ये भी इधर से टान रहा है और मून भी इधर से टान रहा है। तो इस टाइम में जो टाइड आएगा वो सबसे हाईएस्ट टाइड आता है, क्योंकि अब दोनों एक ही डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, तो जो ओशन वाटर है उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग ऊपर उठा देते हैं। यहाँ हम लोग इमेज से समझते हैं नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड के बारे में। तो देखो ये जो मून है हमारा, ये वाला, ये मूव करते रह रहा है, दिख रहा है हम लोगों को थोड़ा सा गोल्डेस या येलो टाइप में। तो वो मून जो है वो मूव कर रहा है अर्थ के, मतलब पूरा रेवोल्यूशन कर रहा है। तो देखेंगे हम लोग कि जब यहाँ पर आ रहा है तो ये न्यू मून का कंडीशन, यानी कि पूरा चांद हम लोगों को इस टाइम में देखने को मिलता है। और जब ये न्यू मून का कंडीशन बनाता है तो ये स्प्रिंग टाइड हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर सन मून और अर्थ तीनों एक डायरेक्शन में था, तो ये फुल मून का कंडीशन है और स्प्रिंग टाइड हम लोगों को देखने को मिला। देखें अब हम लोग इसके आगे जाते हैं।
तो जब यही वाला मून जो है यानी कि इस पोजीशन में आएगा, रुको आने देते हैं, तो देखो आया, तो फर्स्ट क्वार्टर मून यानी कि इस टाइम में मून क्या रहता है हम लोगों को कुछ ऐसा शेप का देखने को मिलता है, आधा चांद, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो इस टाइम में नीप टाइड आ रहा है। कैसे नीप टाइड आ रहा है? क्योंकि सन यहाँ पर है, अर्थ यहाँ पर है और जो मून है वो इस टाइप में, तो इस टाइम में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यही हो गया हमारा नीप टाइड। अब मून जब और रिवॉल्व करके इस पोजीशन पे आएगा, आने देते हैं हम लोग, आ गया, तो ये भी फुल मून का कंडीशन है और ये स्प्रिंग टाइड बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर सन, अर्थ और मून तीनों एक लाइन में हो गया, आ गया, तो इसको हम लोग स्प्रिंग टाइड का कंडीशन बोल रहे हैं। अब इसके बाद जब मून और रिवॉल्व होकर नीचे आएगा, आने देते हैं, आ जाओ, आ गया, तो देखो यहाँ पर भी नीप टाइड का कंडीशन बना रहा है और ये भी क्वार्टर मून है, तो ये इस टाइम में इस टाइप का दिख रहा है, यानी कि आधा चांद है। देखो आ गया, तो ये थर्ड क्वार्टर मून का है। आप लोग को उतना क्वार्टर वगैरह याद नहीं करना है, बस क्वार्टर लिख देना हो जाएगा। तो ये जब 90 डिग्री का फिर से एंगल बना यहाँ पर, तो ये कौन सा टाइड हो गया? नीप टाइड हो गया। अब समझते हैं ओशन करेंट्स के बारे में। तो ओशन करंट सबसे पहले होता क्या है? तो द streams of water flowing constantly on the surface of the ocean surface in a definite direction। मतलब ये स्ट्रीम्स होते हैं, मतलब पतली पतली धाराएं होती है जो कि ओशियन सरफेस पे कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि कोई इसका जो डायरेक्शन रहता है वो ये लोग पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि हाँ हम लोग को इस डायरेक्शन में जाना है, और उसी डायरेक्शन में ये लोग कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है, तो उसी को हम लोग ओशन करेंट्स बोलते हैं। करेंट्स जो रहता है बेसिकली 2 टाइप का रहता है, एक हॉट ओशन करेंट्स रहता है और एक कोल्ड ओशन करेंट रहता है। देखो हॉट ओशन करेंट बोल रहा है यानी कि हॉट है, तो हॉट ओशन करंट जो है वो कहाँ से इवॉल्व होगा? हम लोग सब जानते हैं जो इक्वेटर वाला एरिया है, यानी कि यहाँ पर सन का रेज जो है वो डायरेक्टली फॉल हो रहा है। डायरेक्टली फॉल होने की वजह से यहाँ का जो ओशियन का वाटर है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ से हॉट ओशन करंट्स चलना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं देख रहे हैं हम लोग जो पोल वाला एरिया है, यहाँ पर सन का जो रे है वो पड़ ही नहीं रहा है, तो ये वाला एरिया पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, तो यहाँ से जो भी वाटर से ओशन करंट्स आ रहा है ये कोल्ड ओशन करंट रहता है। मतलब इक्वेटर से ओरिजिन होने वाला हॉट ओशन करंट्स रहेगा और पोल से ओरिजिन होने वाला कोल्ड रहेगा। तो ये क्यों हो रहा है हम लोग समझ गए, क्योंकि इक्वेटर पे डायरेक्ट सन रेज पड़ रहा है, उसके वजह से जो वहाँ का वाटर रहता है वो ज़्यादा हीट हो जाता है, और हीट होने के कारण वहाँ से हॉट ओशन करंट हम लोगों को देखता है जाता हुआ। और जो पोल वाला रीजन है वहाँ पर सनरेज पड़ नहीं रहा है, इसके कारण वो एरिया पूरा ठंडा है, तो वहाँ से जो भी जलधाराएं आ रही है यानी जो भी ओशन करंट्स आ रहा है वो कोल्ड ओशन करंट्स रहता है। तो अब जहाँ पर कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिल रहा है वो एकदम बेस्ट फिशिंग ग्राउंड रहता है पूरे वर्ल्ड का। यानी कि देखो जैसे एक हॉट ओशन करंट है गल्फ स्ट्रीम, यानी उसको वार्म ओशन करंट बोलेंगे, और लैब्राडोर ओशन करंट है वो कोल्ड ओशन करंट है। तो ये दोनों हॉट और वार्म ओशन करंट है, यानी कि ये दोनों जहाँ पर मिलेगा वो एरिया जो रहेगा वो बहुत अच्छा एक फ़िशिंग ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। किसके लिए? तो फ़िशिंग के लिए। जैसे हम लोग देखेंगे लैब्राडोर ओशन करंट जो है और गल्फ स्ट्रीम जो है वो नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में आकर मीट करता है, तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा ही फ़िशिंग के लिए बहुत ज़्यादा फिशेज़ मिल जाता है वहाँ पर। ऐसे ही जापान वाला जो एरिया है वहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ऐसा ही हॉट ओशन करंट और वार्म ओशन करंट का मिलने से वहाँ पर फिर बहुत बेस्ट फिशिंग ग्राउंड वहाँ पर बन रहा है। जहाँ पर भी वार्म ओशन करंट और हॉट हॉट और कोल्ड ओशन करंट्स आकर मिलता है वहाँ पर एक फॉगी क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है, यानी कि पूरा धुंधला धुंधला सा क्लाइमेट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वार्म और कोल्ड दोनों मिल रहा है। यानी अगर हम लोग गर्म और ठंडा पानी को साथ में मिलाएंगे तो धुआं तो उठेगा। तो ऐसा ही कुछ हम लोगों को नॉर्थ अमेरिका वाले एरिया में और जापान वाले एरिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर हॉट ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट दोनों आके मिल रहा है। और जब भी ये मिलता है तो नेविगेशन में ये बहुत डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो वेदर जो है वो फॉगी हो जाता है और उस टाइम के वेदर में हम लोगों को नेविगेशन कर पाना बहुत मुश्किल होता है।